नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग यहाँ पर जो भी आप लोगों को डाउट्स हैं या कोई सक्सेस स्टोरीज बताना है तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सभी को आजादी है कि अपना अपना ओपिनियन यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस से दे सकते हैं बिना कोई शर्माए। तो सबसे पहले मैं शशि मैम से पूछना चाहूंगा। शशि मैम, आपका तबीयत कैसा है आज? अग्नि पूरा अच्छा हो गया मैम? गुड शशि इवनिंग तिवारी सर, मैम मेरी तबीयत ठीक है सर। जी, देखिए आपका आपसे शुरुआत होती है ना तो पूरा संभाषण अच्छा चलता है हमारा। आप हमारे लिए शुभकारी हैं, मंगलदायक है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और सुनीता मैम, आपने अनम्यूट किया है, कुछ बोलना चाहती है मैम? सुनीता मैम शायद चली गई। मुझे लगता है सुनीता मैम कुछ बोलिए। आप कोई पेशेंट देखे हैं तो कुछ बताइए मैम। सुनीता मैम, आशा मैम, अर्शिया मैम, कुछ बोलिए आप लोग। पूनम ठाकुर मैम, कोई केस पूछना है, बताना है तो बताइए।
प्रणाम सर। हाँ जी मैम बताइए, वो केस का क्या चल रहा है अभी? हाँ जी सर, वो डिस्कस करना है। अंजना मैम भी आ जाएंगे तो फिर डिस्कस करते हैं सर। ठीक है, अंजना मैम को हाँ आने जी, दीजिए। जी सर। ओके। ठीक है। और कोई केस नहीं देखा आपने? गायनेक के अलावा कोई केस नहीं देखी जो बता सके? ठीक है, बताइए। शक्ति मोहन जी कैसे हैं सर? डॉक्टर शक्ति मोहन जी, डॉक्टर जी कैसे हैं आप? प्रणाम सर। ठीक है सर। आपकी माता जी कैसी हैं सर? तबीयत कैसा है उनका? माता जी ठीक है सर। कितना % ठीक हो गई पहले से? अभी तो सर वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया है तो थोड़ा दवाई बंद कर रखी है। हाँ, अभी 1-2 महीने रेस्ट बताया डॉक्टर ने, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। तो उसमें अलग अलग सर लेंस आता है, वो कौन सा लेंस लगवाए आप? तब मैंने तो 8,000 वाला डलवाया सर। तो उसमें चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा ना? हाँ सर। हाँ, फिर वो ठीक है। वो कुछ लेंस ऐसे डाल देते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कि फिर चश्मा भी पहनना पड़ता है। नहीं, चश्मा नहीं लगाना सर। हाँ, फिर ठीक है। और सर कोई पेशेंट देखे होंगे तो कुछ बताइए आपका एक्सपीरियंस। सर मेरे पास एक न्यू पेशेंट आया सर आज। एक 22 साल का बच्चा है सर। हाँ सर। उसका बिरुलोबिन सर हमेशा 3-2 पॉइंट बढ़ा रहता सर बचपन से ही। अच्छा, मैंने पहली बार देखा सर ऐसा पेशेंट। तो उनका क्या अग्नि कैसा है उनका? अग्नि तो ठीक है सर। नहीं, फिर ये एक तो एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है उसके लिए? वो केवल ऐसे आया था सर, केवल उसने बताया था थोड़ा, और हाँ, ज्यादा मैंने डीपली पूछा नहीं। तो वो आया क्यों कुछ था? आया क्यों वो था अपनी वो? मदर के साथ आया था सर। अच्छा अच्छा। तो उसने टेस्ट क्यों कराया सर? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा तभी तो टेस्ट कराया, तभी तो पता चला ना। नहीं, बचपन से सर उसकी मदर बता रही थी कि बचपन से इसको ये प्रॉब्लम। और कोई शारीरिक लक्षण नहीं है उसको? नहीं सर। फिर ठीक है ना, उसके लिए वो ठीक है। ये जो भी निकाला जाता है वैल्यू, ये सब तो मीन वैल्यू रहता है ना, जी सर। उसके लिए वो ठीक है। ठीक है सर। आप उसकी आंखों आपको में पीलापन पीलापन रहता है सर, उसकी आंखों में ना पीली पीली हो जाती है। तो है ना, उसको कामला है ना, सुप्तावस्था में है ना। आप दीजिए ना आरोग्यवर्धनी वटी, फिर उसके बाद काल में कुटकी चूर्ण, बासा चूर्ण, और कुछ विरेचन करा दीजिए उसको त्रिवितलेहम या एरंड तिल से। और एरंड पत्र स्वरस दीजिए, मूली का स्वरस दीजिए, तो वो ठीक हो जाए। आंखें पीली पीली है मतलब उसको है कामला, कम मात्रा में है ना? ठीक है सर। ठीक है। और डॉक्टर श्रद्धा भोसले मैम आप कैसी हैं? डॉक्टर श्रद्धा भोसले मैम सुन पा रही हैं क्या? हाँ, यस यस सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को। आप कैसी सर, हैं? हाँ, आई एम ऑल राइट सर। वही मुझे ये भी बताना था सर, आपके आपने जो मेडिसिन ट्रीटमेंट मुझे करवाया उसका इफेक्ट मुझे खुद को अभी फील हो रहा है सर। क्या? दांत काफी लाइट हो गए एंड द मोशंस एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ आम पाचक वटी वो उसकी वजह से सर इट्स वेरी क्लियर एंड बहुत लाइट फील होता है। तो आपके जैसे पास जैसे पहले का फोटो और अभी का है फोटो? हाँ, मैं भेज दूंगी सर, मैंने निकाला नहीं बट मैं भेज दूंगी, क्योंकि अभी मुझे खुद को ही फील हो रहा है सर, काफी लाइट हो गए। इसीलिए मुझे फिर से आपके पास रक्त मोक्षण के लिए आना था सर, तो मैं आइए आपसे आइए। टाइम और ले लूं। हाँ, और आप सर का ट्रीटमेंट ले लीजिए, हमारे सर का। तो उनका ट्रीटमेंट और मेरा ट्रीटमेंट में कुछ फर्क दिखा क्या आपको? हाँ सर, फर्क तो है, क्योंकि उनका भी मैंने 1 मंथ ही लिया था, उसके बाद जैसे ही फिनिश हो गए मैं आपके पास आ गई। तो हाँ, तो उनका भी काफी था सर इफेक्टिव। उनका मतलब इफेक्टिव इन द सेंस उन्होंने वो लेप दिया था, दैट लेप वाज इफेक्टिव, बट वो उन्होंने चूर्ण दिया था, उसका कुछ इतना मुझे ये नहीं लगा सर। काफी सारे वो 3-4 टाइप के चूर्ण थे। मैम किसके लिए ट्रीटमेंट लिया? Pigmentation? मिलाज्मा के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए ले रही थी। और तो सर सर के आपने सर से इससे, लिया सर से? हाँ हाँ, मैंने सर से लिया था, सर से लिया था। अंबाचूपटी लिया सर से? और हाँ, भी लिया कुछ? आम पाचक वटी AKT एंड ये दिया था सर ने मुझे। त्रिफला, और गंधक रसायन, हाँ, गंधक रसायन। वर्णगण का चूर्ण देता है। और
हाँ और सर, क्या वो क्या मुझ स्वर्ण? वर्णगण का चूर्ण दिया था, हल्दी अच्छा एंड अच्छा, चंदन का, चंदन कितने? पाउडर। 1 महीना लिया मैम, 1 महीना लिया? हाँ, 1 1 महीना? मंथ लिया, 1 मंथ लिया। अभी 1 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, 3 वीक्स हो गए हैं, बट काफी लाइट हो गए, और काफी आपने लाइट हो विरेचन गए। भी लिया सर से? मैंने विरेचन? विरेचन खुद, हाँ खुद से करवाया था, खुद का विरेचन मैंने पंचतीर्थ घृत से, तो विरेचन भी करवाया था। विरेचन और के रक्त मोक्षण भी किया था क्या? रक्त मोक्षण? नहीं नहीं, रक्त मोक्षण नहीं कराया। रक्त मोक्षण के लिए मैं अभी प्लान करूंगी सर के पास जाने के लिए। रक्त मोक्षण नहीं कराया। वो मेरे 5 जुलाई का आपका वेट कर रहे हैं, उनको खून पीना है आपका। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं टाइम निकाल के सर मैं आपसे अपॉइंटमेंट ले लूंगी। सर संडे को आप फ्री रहते हो ना? हाँ, ये 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा लगता है रक्त मोक्षण में। मेरे जलौका बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत भूखे रहते हैं, किसी का भी ओके, नहीं मिल जाती पीने को। ठीक है सर। सर कभी मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे में कभी प्लान भी करती आइए, हूँ सर। कभी भी हाँ आइए। जी, हाँ थैंक यू जी, मैम। और थैंक यू सर। थैंक यू। सर। आदित्य सर, आप पेशेंट लाए हैं ना, उनका हाँ नाम क्या? सर, पेशेंट का नाम आस्था कपूर है सर। तो इनको प्लीज बोलिए कि वीडियो ऑन करें। और हाँ शशि वीडियो। मैम, आप केस टेकिंग करिए जी। हेलो। हाँ जी सर, मैं करती हूँ सर। आप खाना बना रही है मैम, शशि मैम? नहीं सर, मैं एक्चुअल में वही जो आपने पढ़ाया था ना, वो मैं मेडिसिन बनाने जा रही थी एक्चुअली। अच्छा, मैं उसका पीडीएफ भी देता हूँ ना थोड़ी देर में आपको। ठीक है सर, तो मैं वही सारी मेजरमेंट कर रही थी एक्चुअली। ठीक है, तो मैं इनको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। जी सर। चलिए, आप भी ऑन कर दीजिए, आपको भी स्पॉटलाइट कर देता हूँ, आदित्य सर को भी स्पॉटलाइट कर देता हूँ। हाँ जी मैम, बताओ मैम क्या तकलीफ है आपको? गुड इवनिंग मैम। मैम गुड मुझे इवनिंग मैम। 11 ईयर से प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। पहले 2011 में L1 L2 लेवल पे थी, फिर उसके 3 साल बाद L3 L4 लेवल पे हो गई। अभी जब मैं अपना MD कर रही थी तब मेरे यहाँ जब मैंने ऑर्थो में दिखवाया तो उन्होंने बोला कि L4 L5 में भी स्टार्ट हो रही है। तो ट्रीटमेंट के लिए मसल रिलैक्सेंस लिए हैं और आयुर्वेदिक थेरेपी में एक हीटिंग थेरेपी थी। कानपुर में एक सेंटर है पुनर्नवा करके, उन्होंने 40 डेज तक करा था। उसमें वो ऑयल हीट करके मसाज करके ट्रैक्शन देते थे। इसके अलावा अभी यहाँ करंट में मैं कायरोप्रैक्टर हैं, उनसे ट्रीटमेंट ले रही थी तो उससे मुझे रिलीफ था। यू आर इन कानपुर मैम? अभी मैं जहाँ आदित्य सर है सैफई मेडिकल कॉलेज में, वहीं पे अच्छा, आप पिटावा में हो अभी पोस्टेड है ना? जी। चलिए, ये तो आपकी जो रिपोर्ट बताई, ये मतलब कह सकती हूँ मैं रिटर्न रिपोर्ट हो गई। आप मुझे अपनी तकलीफ बताएं। अच्छा, मैं जरा भी जो है प्रोलॉन्ग सिटिंग करती हूँ तो मुझे बैक में पेन होती है, और अगर मैं ओवर एक्सर्ट करती हूँ कि नहीं बेड रेस्ट लेती हूँ तो मेरे पैर में रेजिस्टेंस आता है। प्लीज किसी और की भी माइक का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट करें। हाँ जी मैम, प्लीज बताएं। एक्चुअली में और आवाज आ रही थी तो मुझे बहुत क्लियर नहीं हुआ। मतलब आपको बैक की प्रॉब्लम शुरू हुई थी ना? लोअर बैक एक की प्रोलॉन्ग सिटिंग, तो वो बोलते हैं कि प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करो, लेकिन हमारा काम ही प्रोलॉन्ग सिटिंग का है, बैठने का नहीं है। नहीं नहीं, अभी मैं पूरी हिस्ट्री लूंगी प्लीज। अभी आप जी। मुझे बताओ, तो ये जो बैक की स्टार्ट हुई थी, अभी आपकी एज कितनी मैम? अभी मेरी एज 30 इयर्स है। 30 ईयर्स है। ये बैक का स्टार्ट किस एज में हुआ था आपको? 19 इयर्स की जब मैं थी, MBBS फर्स्ट ईयर में। अच्छा, बिफोर 19 ईयर यू आर ओके? नहीं, प्रिपरेशन फेज में मुझे डेली बैक एक रहता था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हॉस्टल में रहती थी। MBBS फर्स्ट ईयर में ब्रश करने के दौरान जर्क लगा, जिसकी वजह से पहली बार मुझे प्रोलैप्स डिस्क हुआ। तब मैं 4 नहीं, मंथ वो अलग चीज है। देखो, अभी मैं आपका अल्ट्रासाउंड का या MRI की रिपोर्ट्स नहीं पूछ रही हूँ। अभी मैं आपके बारे में पूछ रही हूँ, मतलब आपको क्या तकलीफ होती है एज ए पेशेंट, आप बताओ। रिपोर्ट्स तो हम वो प्रोलैप्स है, डिस्क बल्ज है, वो बात की बात है, ठीक है? बिकॉज आप आयुर्वेद में अदरवाइज नहीं लीजिएगा। हमें पहले देखना पड़ता है कि कितने टाइम पहले से शुरू हुई और क्या क्या आपको तकलीफ थी या किस वजह से हुई। एक्चुअली हम जब तक रूल आउट नहीं करेंगे आपका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हो सकता है, ठीक है? मीन्स आप 18-19 ईयर्स के थे तब से आपको हो रहा है, और 18 ईयर्स के थे तो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे 10-10-12 घंटे बैठ कर पढ़ते हैं। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताओ, जब आप उस टाइम कॉलेज वाले टाइम में +1 +2 में खूब अच्छा से बैठकर पढ़ते थे और बैक का स्टार्ट हुआ है, तो उस वक्त जो बैठकर पढ़ने का तरीका था, सीधा बैठकर पढ़ते थे या कई बार लेट कर पढ़ना,
मतलब उल्टे पुल्टे तरीके से चलना, पोस्चर नहीं जो है मैम, गेट का आपका बैठ ठीक रहता था? बैठ के ही पढ़ते थे मैम, लेकिन वो लंबर सपोर्ट वाली चेयर नहीं थी, नॉर्मल चेयर पे बैठ के पढ़ते थे। और कोचिंग ठीक में भी कई बारी बिना सपोर्ट वाले में भी बैठते थे बहुत देर, तो है। अच्छा, वो तो थोड़ा जब भी कोचिंग में भी बैठते थे तो भी पेन होता था? बहुत प्रोलॉन्ग पेन रहता था। और अभी भी जैसे है कि 2-3 घंटे प्लीज और लोग अपने आप को म्यूट रखें, बीच में आवाज आ रही है, सॉरी प्लीज। हाँ जी मैम, प्लीज आप बताओ। प्रोलॉन्ग सिटिंग से ही मेनली प्रॉब्लम। डॉक्टर सुनीता प्लीज अपने आप को म्यूट रखें मैम, यस प्लीज। इसी वजह से मैंने किया था, एक साथ दो आवाज में नहीं डिफरेंशिएट हो पाता ना क्या वो कह रहे हैं साफ साफ। जी 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 मैम। मैम, तो हाँ। प्रोलॉन्ग सिटिंग से ही अभी भी जैसे मैं प्रोलॉन्ग सिटिंग करती हूँ या मुझे बैक पेन जैसे स्टार्ट हो गया, अगर 3-4 दिन में मैं बेड रेस्ट नहीं लेती हूँ तो वो इतना सीवियर हो जाता है कि मैं वॉशरूम तक के लिए नहीं उठ पाती हूँ। बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, पैर नहीं खड़े कर सकती और पैरों में खिंचाव भी होता है। ओके, दोनों पैर बराबर होता है कि एक पैर में ज्यादा एक पैर में कम होता है? राइट में ज्यादा रहता है। ओके, राइट जी। में पेन रहता है, स्टिफनेस हो जाती है ना? जैसे कि कभी क्या रहता है, कभी अटैक रहता है तो खिंचाव होता है, जैसे लगता है नस खिंच रही है, और कभी क्या रहता है कि स्टिफनेस रहती है। आप उस कंडीशन में जैसे मान लो उठे मतलब लेटे हो तो क्या अपने पैर को पूरा उठा पाते हैं? नहीं, 30 जब जब सीवियर पेन रहता है तो मतलब 30 डिग्रीज के ऊपर में नहीं पैर उठा पाती हूँ। अच्छा, मतलब ये बहुत वॉशरूम सारी भी चीज का कर सेट उठ के पाती हूँ। सबका कंबाइंड फॉर्म जी मुझे लग रहा है। अच्छा, एक बात जी बताओ, जब ये स्कूल टाइम में मतलब +2 के टाइम में जब आपको ये सब जी। बैकएक वगैरह शुरुआत हुआ, तो उस टाइम यूरिन की क्या पोजीशन थी और आपके स्टूल का क्या हाल था, कुछ याद है? कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं रहता था आपको? कॉन्स्टिपेशन मुझे कभी नहीं रहा। पक्का? हाँ जी पक्का, कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं रहा प्रॉब्लम। अच्छा, दिन भर में कितनी बार जाते हैं मोशन के लिए मैम आप? 2 बारी। 2 बार, कब? सुबह ही दोनों की सुबह शाम? सुबह या शाम का कोई ऐसा नहीं है, 1 बारी भी जाते हैं, कभी 2 बारी भी। अच्छा, तो जब जी से जैसे सुबह आप जाते हैं तो ये मतलब आप सेटिस्फैक्टरी फील करते हैं कि लगता है कि नहीं हाँ, कुछ बाकी नहीं रह मुझे गया? कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है बहुत देर वॉशरूम में, मेरा वो सब कुछ नहीं है हैबिट। नहीं, बात ठीक है मैम, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन होता हाँ क्या है जी ना, जब भी इस तरह के केसेस होते हैं उसमें रूट कॉज में कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि रियलिटी में अगर आप सोचो कि आपके पास दो ही चीज आती है आपकी बॉडी में, एक जो आप खाते हो, एक जो आपका थॉट प्रोसेस होता है। और हाँ आपको चूंकि मेडिकल के हो तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपके थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है, मीन्स चाहे स्ट्रेस वाला जी मतलब कंसेप्ट में, तो आपके हार्मोन से आपके डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपरली सिक्रेट नहीं होंगे। अगर वो हम्म डाइजेस्टिव जूसेस या हार्मोन्स प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो रहा तो आपका डाइजेशन कभी अच्छा नहीं हो सकता है। अगर हम्म डाइजेशन अच्छा नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है। या हमारी ईटिंग हैबिट कुछ ज्यादा ही अच्छी है, मतलब हम जंक फूड, प्रोसेस फूड जो आजकल चला है सिस्टम खाते हैं, तो उसकी हम्म वजह से भी हमें डाइजेशन ट्रबल होगा, क्योंकि डाइजेशन के अगेंस्ट में ही सारी चीजें बननी है और वही बॉडी में ट्रेवल होनी है, अलग से कुछ भी हम्म। ट्रेवल नहीं होना है। इतना तो पक्का सा मानते हो ना? जी इसलिए मुझे रूल आउट करना है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है वहां पर क्या तकलीफ है, या यूरिनरी, क्योंकि आपको पता है जो बाहर जो भी चीजें स्क्रिटा के फॉर्म में निकल रही हैं, या तो यूरिन हो या स्टूल है, थोड़ी बहुत चीजें हमारी इनहेलेशन एक्सहेलेशन के थ्रू हो रहा है और थोड़ा सा हमारा जी स्वेट के थ्रू निकल रहा है। इसके अलावा तो ज्यादा रास्ते भी नहीं है ना, और तो जो चीजें वो बहुत माइन्यूट पार्ट में है, हाँ या जी थोड़ा सा हमारा स्पिट है, वो वही बता सकता है, क्लियर कट एक आइडिया हमें दे सकता है कि बॉडी में हमारे ठीक है कि नहीं है, क्योंकि आपकी जो हाँ जी तकलीफ है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, एक जी बात बताइए, आपका जो स्टूल होता है मैम, वेल हाँ फॉर्म्ड जी। रहता है या स्कैटर्ड रहता है? वेल फॉर्म्ड ही, मुझे डाइजेशन की कोई दिक्कत कभी हुई नहीं। तो कोई बात नहीं, अभी आप बस मेरे बताते जाओ, फिर बाद में हाँ हम और जी चीजें हाँ जी पूछेंगे। मैम हाँ जी। वो पानी में तैरता है कि मतलब बैठ जाता है स्टूल? मैंने नोटिस नहीं किया है? नहीं किया सभी ने तो। चलिए आगे नोटिस करिएगा। एक चीज जी, और नोटिस करिएगा, फिर मुझे बताइएगा, स्टूल आपका स्टिकी रहता है कि ठीक सा रहता है? स्टिकी तो नहीं रहता है, ठीक सा रहता जैसे है। आपने फ्लश किया तो पॉट में हल्का फुल्का लगता है? नहीं ठीक है। अच्छा, जो वेल फॉर्म्ड आपने कहा कि वो बनाना शेप्ड रहता है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट हो तो इसलिए मैं साफ हाँ से जी बोलती हूँ, या चिपटा रहता हाँ। है? नहीं नहीं, वेल फॉर्म बनाना शेप भी रहता है, ऐसे चिपका या गंदगी कोई नहीं।
अच्छा, एक बात बताओ मैम, आपका यूरिन कैसा रहता है? यूरिन तो वाटर इनटेक के हिसाब से, कि जैसे लॉन्ग आवर्स ड्यूटी है, नहीं ज्यादा पानी पिया तो डार्क येलो रहेगा, और अगर ज्यादा पानी पिया है जैसे शाम के बाद से, अगर रूम पर ही है, पानी ज्यादा इनटेक है तो वाइट कलर का नॉर्मल रहता है कि या कलरलेस। यूरिन में कोई बर्निंग सेंसेशन वगैरह? नहीं मुझे ओकेजनली? नहीं, कभी एक आध बार इतने सालों में कभी यूटीआई की प्रॉब्लम हुई हो तो हुई हो, नहीं, कि एक होता कभी है ना कि पानी कम यूटीआई पिया। रिकग्निजेबल होती है, एक हाँ यूटीआई बहुत जी, माइन्यूट फॉर्म वाली यूटीआई होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जिसमें जैसे मुझे पेशेंट को बहुत पता ज्यादा नहीं। डिस्कम्फर्ट नहीं होता, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेता, बट एक रहता है। हम आपके लैंग्वेज में समझे, हमारे यहाँ होता है कि यूरिन भी हमारी दो तरह की होती है, या तो मतलब सही तरीके से बनी है, नहीं सही तरीके से बनी, तो उस हाँ फॉर्म में जी, क्या आपको लगता है कि जितना आपका वाटर का इनपुट है उसके अगेंस्ट में आपको यूरिन के अर्ज ज्यादा फील होते हैं, मतलब हाँ आप रात ज्यादा के बार टाइम, जाते हैं? हाँ रात के टाइम मुझे ज्यादा लगता है कि, तो मैं रात के टाइम ज्यादा पानी पीना अवॉइड करती हूँ, कि रात में ये लगता है कि हाँ बार बार वॉशरूम जाने का। ये कितने साल से चल रहा है ऐसा? ये तो मेरा है, रात रात में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी रात भर जग के पढ़ने की आदत थी, मुझे लगता है शायद उसी वजह से मेरी साइकिल इस तरीके से होगी, तो मैं रात में मुझे रहता है कि एक बार और वॉशरूम हो लूँ फिर सो जाऊं। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ, ये रात में जग कर के सिलसिला कितने साल से चल रहा है? ये जब मैं स्कूल से ही मैं पूरी पूरी रात पढ़ती थी, सुबह स्कूल चली जाती थी, फिर मेरा मतलब वैसा साइकिल रहा है, नॉकटर्नल स्कूल वाला। मतलब 7th 8th में थे तब से ये गंदी आदत शुरू की है? 9 10 से बोर्ड एग्जाम था, तो मैं हम्म। पूरी रात मैथ लगाती थी, मेरे फुल मार्क्स आए थे, तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे मैं ज्यादा प्रोडक्टिव होती हूँ रात में, तो फिर मैंने तैयारी फेज में भी मतलब रात उस भर। आदत को मैंने अपना लिया, रात भर जागना, हाँ फिर सुबह उठते जी, कितने बजे थे? सुबह तो जैसे स्कूल टाइमिंग होता था फिर आके सोते थे, स्कूल से आके आप दोपहर में सोते थे। कितने घंटे सोते थे? जैसे बोर्ड में तो आपको पता है कम ही देर सोते हैं, हम्म। और तैयारी फेज में भी बस 5 6 घंटे सोते थे, फिर अभी तो नहीं, मेरा दिन में एकदम कितने सही घंटे हो गया। सोते थे? दिन में कितने घंटे सोते थे आप? टोटल 6 7 ही घंटे ही सोते थे। दिन में? इन द हाँ, डे टाइम, हाँ नॉट जी इन द नाइट? जी, नॉट इन द नाइट। नॉट देखो इन द मैम, नाइट अभी एक डूइंग रूट कॉज जी। आपका अभी तुरंत तुरंत मिल गया, जो बहुत अच्छा सा मिला है। चलिए, तो मीन्स आपको नाइट का जागने का और दिन में सोने का हिस्ट्री है, ठीक? हाँ, स्कूल तैयारी फेज तो पूरा ऐसे ही गया है। हाँ, चलो मैं मान कर चल रही हूँ, ये आपका 9th 10th से शुरू हुआ, तो सिलसिला बहुत बचपन से शुरू हो चुका है। अब मुझे आप ये बता दो कि अभी आप कितने बजे सोकर और कितने बजे उठते हो? अभी तो जैसे जब नाइट ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं होती है तो 10 11 बजे तक सो जाते हैं, और सुबह हम्म। 8 o'clock तक उठ जाते हैं, क्योंकि 9 o'clock से काम पे ही आना होता है, तो अभी तो अच्छा सो रहे हैं। नहीं, एक बात बताओ मैम, 10 11 बजे सोकर सुबह 8 बजे क्यों उठते हो? प्लीज कभी अपना कभी वीडियो ऑन जल्दी भी करें। उठ जाते हैं, एक्चुअली ड्यूटी हम लोग की चेंज होती रहती है, कभी नहीं, शाम वो की, हमें पता है, कभी। बीइंग अ हाँ मेडिको जी, तो ये तो पता है कि हाँ इस तरह जी, का सिस्टम होता है, और फिर डॉक्टर्स की इतनी नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। चलो, कहीं कहीं हो जी सकता है डॉक्टर्स की भी ज्यादा नाइट ड्यूटी लगे, अदरवाइज जी। तो संभालता तो काम स्टाफ ही है। डॉक्टर तो सोते अपनी नाइट ड्यूटी में भी, है ना? क्योंकि मैंने भी बहुत एलोपैथी वालों के साथ काम किया, अभी भी पता है उनका तरीका। ये हर जी, जगह ऐसे ही होता है यार, हाँ सेफर जी साइड में। मैम। अब वो नहीं है, मैं इस वजह जी से पूछ रही हूँ, क्योंकि जो आपकी लाइफ स्टाइल होती है ना, उसकी जी वजह से मैम। बीमारियां होती हैं, इस वजह से हम आपको पूछ रहे हैं। हाँ तो जी। जो आपका अभी भी क्या है ना कि आप सनराइज के बाद काफी लेट उठ रहे हो, वो थोड़ा सा चेंज करना होगा, अभी हाँ कुछ जी। कुछ और चेंज करना होगा। चलिए, तो मान जी लीजिए आप 8 बजे उठते हो, तो 8 बजे उठते तुरंत फ्रेश होने जाते हो, हाँ जी मैम, तुरंत ही। कि पानी चाय लेते हैं फिर जाते हैं? नहीं, तुरंत ही मैम, पहले फ्रेश होते हैं। फ्रेश होते हैं, ब्रश किया, जी, नहाया धोया, फिर हाँ जी, ब्रेकफास्ट फिर करते हैं। ब्रेकफास्ट। हाँ जी मैम, फिर ब्रेकफास्ट लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट जब लेते हैं मैम, तो क्या उस वक्त आपको भूख लगी होती है? वो तो मैम हैबिट ही हो गई है कि खाना नहीं है नहीं, तो देखिए, खाना मेरे क्वेश्चंस का है। आपको सही जवाब इस वजह से देना है, क्योंकि मैम आप देखो, आपकी ऐसे एज मैम ज्यादा नहीं, भूख यू आर नहीं ओनली लगी 30 ईयर होती ओल्ड है। गर्ल, ठीक है? जी 30 जी ईयर में मैम। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क बल्ज हो रहा है, डिस्क प्रोलैप्स हो रहा है, तो आपको अपने जी एलोपैथी के हिसाब से भी प्रोग्नोसिस पता है। जी आयुर्वेद में भी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होगी अगर आपने अपनी डाइट और लाइफस्टाइल इनमें चेंज नहीं किया तो। सिंपल सी जी। बात है, हमारी मेडिसिन काम करती हैं, बहुत बढ़िया काम करती हैं ऐसी हाँ डिसीजेस जी में, बट पूरी जी। डाइट और लाइफस्टाइल आपकी चेंज होगी, इस बात हाँ के लिए मैम, तैयार रहना मैं पड़ेगा सारी आपको। चीज करने के लिए तैयार हुई हूँ, कि मैं बहुत परेशानी हूँ, तो मैम सर ने हम्म। मुझे हेल्प किया, आदित्य सर ने बोला कि नहीं आप एक बारी
मैम लोगों से बात करी है, तो मैम मैं तो मानूंगी जो आप बोलोगे, मैं फॉलो हाँ, तो करूंगी। वही मैं कह रही हूँ, फिर आप अपना थोड़ा सा अपने स्टाफ वगैरह से अपनी हेल्प लेना, क्योंकि रात में आपको कोशिश करना है और ऐसे भी मिल जाता है आपको फेवरेबल, और सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, उसके ठीक और है तरीके मैम। बताए जाएंगे। तो सुबह जो आप खाना खाते हो, मीन्स ब्रेकफास्ट करते हो, उस टाइम आपको भूख नहीं लगी होती नहीं होती है है ना? जी जी। बस आप खा लेते हो, चलो। हाँ जी फिर हाँ आप जी। अपना हॉस्पिटल निकल गए, हॉस्पिटल जाकर फिर चाय वगैरह पीते हैं? नहीं मैम, घर से ही पी के अच्छा, घर जाती पर हूँ। चाय पीते हैं आप? हाँ जी मैम, सुबह पीते हैं। वो ब्रेकफास्ट के साथ पीते हैं? हाँ जी मैम, ब्रेकफास्ट के साथ ही पीते हैं। ओके, ब्रेकफास्ट के साथ चाय पीते हैं। फिर हॉस्पिटल जाकर मान लीजिए 9 to 2 की ड्यूटी होगी, 9 to 1 वगैरह, जी मैम, फिर 1:30-2 o'clock लंच करते हैं। लंच करते हैं। तो जब जी। आप लंच करते हैं मैम, आपको तब भूख लगी होती है हाँ मैम, तब लगी होती है भूख। अच्छे से? हाँ जी तब लगी होती है। ठीक है। लंच में अधिकतर क्या खाते हैं आप? 2 रोटी दाल सब्जी, और दो सुबह रोटी मैम 2 पराठा खा के जाते हैं। दो पराठा किससे खाते हैं? केचप से या चटनी से, और चाय के साथ। हम्म, हम्म, चलो, जी थोड़ा सा ये भी गलत है, वो भी चेंज होगा आपका, आपको बताएंगे आदित्य सर खुद ही बता देंगे, या जी इधर से बता दिया जाएगा। क्योंकि जी। आपका पराठा है, उसके साथ केचप और चटनी और फिर चाय, ये पूरे सारा कॉम्बो गलत है, ठीक है? ये अच्छा। पूरा कॉम्बो ही गलत है। केचप तो वैसे ही गलत है, आपको पता है खुद ही है। और अगर हमने पराठा चटनी खाया चलता है, लेकिन उसके साथ हमने जब चाय ले लिया तो वो भी फिर गड़बड़ हो गया। ओके, अच्छा बिकॉज ठीक आपका है। चाय क्या होता है, मिल्क का प्रिपरेशन है, हाँ और इधर जी पराठा केचप चटनी दिस दैट सब में सॉल्ट होता है हाँ ना? जी। सॉल्ट एंड मिल्क इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन आवर सिस्टम। हम्म, ओके, ठीक दैट है कैन मैम। कॉज डिसीज। तो जी चलिए, वो फिर लंच में आपने लगभग दाल चावल रोटी सब्जी टाइप का कुछ भी खाया। जी तो जी। ऐसा तो नहीं कि दोपहर में भी लंच किया तो फिर सबके साथ बैठकर चाय या कॉफी लिया? नहीं नहीं मैम, मोस्टली तो नहीं लेते हैं कहीं, बहुत कुछ कभी होता है कि आफ्टरनून ड्यूटी में है कि आई है चाय, तो सीनियर्स कह रहे हैं तो उसके लिए ले लेते हैं कभी, नहीं तो अच्छा, वैसे नहीं लेते हैं। चलिए। फिर आप अपने हॉस्पिटल से कब आते हैं मैम? अगर तो 9 to 5 वाली है तो शाम में आ जाते हैं, और अगर 2 to 8 वाली है, जैसे अभी तो मैं वो भी ठीक से कर नहीं पा रही कि बीच में दर्द होने लगता है तो मैं बीच में लेटने के लिए आ जाती हूँ, फिर कभी दोबारा आ जाती हूँ, कभी दर्द इतना होता है जा नहीं पाती, तो बहुत डिस्टरबेंस चल रहा है अभी 1 हफ्ते से तो। अच्छा, आर यू मैरिड और अनमैरिड मैम? मैरिड अच्छा, हूँ मैरिड, मैरिड। सॉरी मैंने अभी सिंदूर देखा। जी तो जी। मैरिड लाइफ इज ओके, उसमें तो हाँ स्ट्रेस जी। नहीं है कि? नहीं पक्का? नहीं। हाँ जी, पहले लॉन्ग डिस्टेंस शादी थी, लेकिन अभी हाँ, मेरे हस्बैंड ने भी यही ज्वाइन कर लिया 6 मंथ से, क्योंकि तो मैं पहले बीमार फिर रहती थी। जी। लॉन्ग डिस्टेंस में स्ट्रेस था? हाँ जी, तब तो बहुत स्ट्रेस था कि हाँ अकेली थी मैं, और हम्म बीमार भी रहती थी, और कभी हम्म कभी इतना ज्यादा सीवियर बैकएक हो गया था कि हम्म। रूम हॉस्टल का बंद था तो तोड़ के अंदर आना पड़ा, इतना भी नहीं उठ पा रही थी कि कुंडी खोल पाऊं, तो बहुत सीवियर हो जाती थी तबीयत खराब। माय गॉड, तो कोई बेबी भी है मैम? नहीं, बेबी नहीं है, बेबी इसीलिए प्लान नहीं कर रहे कि यही स्ट्रेस है कि इतना बैक का इशू है, तो वेट गेन होगा तो और ना इश्यूज आए कोई। अभी भी आपका वेट मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा है ना? हाँ, अभी मेरा वेट ज्यादा है, मेरा 68 है और हाइट मेरी 5'3" है। ओके, चलो, 5'3" की हाइट पर 63 है, थोड़ा सा वेट लॉस करना पड़ेगा। तो फिर जैसे मान लो शाम को 5 बजे आए, तो फिर चाय वगैरह पीते हैं आप? नहीं, कोई चाय नहीं पीते, शाम कोई में चाय स्नैक्स वगैरह लेते हैं? कुछ नहीं लेते हैं, फिर सीधे रात में ही कुछ हल्का फुल्का, रात में खाना भी नहीं खाते हैं अब, या तो फ्रूट्स या स्प्राउट्स, क्योंकि वेट गेन हो गया है तो उसी चक्कर में कुछ भी नहीं रात में लेते अच्छा, हैं। फ्रूट्स खाते हो नाइट में और स्प्राउट्स? हाँ वो भी हमारे सिस्टम के हिसाब से गलत है। एक्चुअल में स्प्राउट्स जब खाते भी हैं तो हाँ जी। उसके भी अपने तरीके हैं, और दिन में खाते हैं, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में तो चलता है, उसके भी बहुत सारे अच्छा। नॉर्म्स हैं। ठीक है, तो हाँ फ्रूट्स और जी। स्प्राउट्स आपके नाइट में नहीं चलेंगे। मिल्क वगैरह कब लेते हैं आप? मिल्क और नहीं लेते हैं, या फिर रात में सिर्फ दूध पी के ही सोते हैं, या फ्रूट्स खा लेते हैं, कोई एक चीज ही खाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, बाहर का जो प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, ये खाने के कितने शौकीन हैं आप? ये वीक में 1-2 बारी, कभी शाम में आया तो आया। ओके। अच्छा, आपको भूख कैसी लगती है मैम? भूख मुझे छोटे छोटे इंटरवल में कम कम, मतलब मैं एक साथ बहुत ज्यादा नहीं खा पाती कि बहुत सारी रोटी खा लूं, या थोड़ा थोड़ा हम्म, करके ही खा पाती तो हूँ। ये बचपन से ऐसा है कि अभी कुछ टाइम से ऐसा हुआ है? नहीं, स्टार्टिंग से ही, मतलब घर का ही खाती थी, और 10th क्या 12th स्टैंडर्ड तक मैंने कभी समोसा कोल्ड ड्रिंक भी नहीं खाया था, घर का ही खाती थी। फिर अच्छा, हॉस्टल आए तो फिर बाहर का खाना स्टार्ट हुआ, हॉस्टल लाइफ अच्छा, के बाद से। ओके।
तो बचपन से ये छोटे छोटे इंटरवल्स में ही खा पाती हूँ। अच्छा, जो प्यास उस कैसी है आपकी मैम? प्यास प्यास भी ज्यादा लगती है, कम लगती है, ठीक सी है? रात के टाइम में मुझे ज्यादा पानी में पीती हूँ, फिर मुझे बार बार रात में वॉशरूम जाना पड़ता है, तो अच्छा, रात दिन को भर। ज्यादा प्यास लगती है। हाँ जी। पेरेंट्स वगैरह डायबिटिक तो नहीं है? और शुगर हाँ, वगैरह? फादर डायबिटिक है और बैक का प्रॉब्लम सबको ही है। जैसे मेरी मदर के 3 सिजेरियन हुए, तो उनको भी है मेरे ही टाइम से। जब मैं पैदा हुई थी तब मम्मी को थी, मेरी सिस्टर को भी पोस्ट डिलीवरी जो है डिस्क प्रोलैप्स का प्रॉब्लम हुआ था। मतलब लोअर बैक एक है, घर में सबको प्रॉब्लम एक है। बात बताओ मैम, आपके घर में जी। सब स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं क्या हर बात पर? हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा लेती हूँ। हाँ, वो इसी वजह से एक्चुअली, क्योंकि देखो, एक इंसान को परेशानी हो, आप खुद मेडिको हो तो आपको जी। पता है कि बैक एक ऐसी चीज नहीं है कि ये कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम है ना? हाँ मतलब जी, कि हिस्ट्री जेनेटिकल से पंगे तो है आती है। नहीं ये। हाँ। कॉन्जेनिटल रेयर केसेस में हो सकता है, मतलब जेनेटिकल तो है नहीं। तो हम्म। जेनेटिकल अगर नहीं है, उसके बावजूद फैमिली में एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स की फैमिली का डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ तो प्रॉब्लम है। हम्म। चाहे स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं और चाहे कुछ और तकलीफ होती है। तो हम्म। फादर डायबिटिक है तो आप कुछ परहेज भी करते रहे हमेशा? फादर अभी हुए हैं डायबिटिक, जब मैं हॉस्टल शिफ्ट कर रही हूँ। जब तक मैं घर पे थी तब तक नहीं थे। अभी भी वो कंट्रोल्ड डायबिटीज है, उनको कंट्रोल्ड रहती है उनकी। ओके, तो मतलब क्या मेटफॉर्मिन। एज है सर की? फादर मेरे 62-63 इयर्स के हैं। चलो, तो ओके, इस एज में उनको अब डायबिटीज जी। उसके हाँ पहले नहीं। जी। नहीं, और ओवरवेट भी कोई नहीं है, सब लीन थिन है फैमिली में। लीन एंड थीन के बावजूद में भी बहुत ज्यादा लीन एंड थीन जी। है कि मॉडरेट से हैं? मतलब मॉडरेट नॉर्मल है, मतलब वीक नहीं है पर ओबीज भी नहीं है। ओके, जी। वीक भी नहीं, ओबीस भी नहीं, उसके बावजूद बैक की तकलीफ है। देखो, सिजेरियन सेक्शन होता तो आपको खुद ही पता है, जो एनेस्थीसिया जहाँ लगता है उस जी। जगह एक हल्का सा सेंसेशन बना ही रहता है। अगर आप ध्यान दोगे जी। तो उस जगह पेन होता ही है। ठीक है। जी। लेडीज के साथ कुछ और प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुअल टाइम के आसपास जी। भी हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उसमें भी कुछ लोग को काफी पेन होता है, कुछ लोग को हाँ हल्का पेन जी। होता है। मतलब एक फीलिंग जी। आती है। लेकिन एक हम्म। ऐसे ही बेगर वजह की चीजें जो बनी रहती हैं या सीवियर होती है, जैसे आपका प्रोलैप्स वगैरह है, तो उस केस हाँ में बहुत जी। ज्यादा पेन होता है। ठीक है। जी। अच्छा मैम, जरा अपनी टंग दिखाएंगे आप? हाँ। पूरा निकालिएगा प्लीज। ओके, चलिए अंदर कर लीजिए। तो स्टूल पर थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है कि वो मतलब डूब जाता है या ऊपर तैरता है। दूसरी एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या स्टूल शाइनी रहता है या स्टूल बहुत डल सा कलर का रहता है। तीसरी हम्म। एक चीज और मैं बोलूंगी, आप मेडिको तो थोड़ा सा ध्यान देना, आप कहीं पर स्पिट करना, थूकना और उसको छोड़ हम्म। देना, 2-3 घंटे तक पानी नहीं डालना। और बाद में देखना, चाहे ग्लव्स लगा करके ही देख लेना कि क्या वो हाँ। स्टिकी है कि नहीं है। वो भी आपकी बॉडी में डाइजेशन की कंडीशन को बहुत अच्छे से बता देगा। हालांकि आपकी यूरिन की सिचुएशन बता रही है कि आम है आपकी बॉडी में, और जो कंडीशंस आप बता रहे हो तो वो भी ये चीजें हैं। हाँ जी। फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स आप मतलब फ्रूट्स स्प्राउट सारी रात में खाते हो? आपको क्या हम्म। सबसे ज्यादा पसंद है मैम खाने पीने में? क्या पसंद अरे, आप दूसरे से पूछ रहे हैं, आपको पसंद है भाई? दाल चावल, अरहर की दाल और चावल अच्छा लगता है। अच्छा, तो फिर क्या दाल चावल अधिकतर रात को भी खाते हो? नहीं, रात में। और मुझे मैगी बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड पीछे से बोल रहे, बोलो मैगी। ओके, मैगी वीक में कितनी बार खाते हो? अब तो बहुत कम कर दिया, पहले जब अकेले रहती थी तो बहुत फ्रीक्वेंटली खाती थी। मतलब डेली लगभग खाते थे? नहीं, हफ्ते में 2-3 बारी तो खा लेती थी रात में। हफ्ते में 2-3 बार ही रात में मैगी खाते थे? कोल्ड ड्रिंक जी। पीने के कितने शौकीन हैं आप? कोल्ड ड्रिंक ही नहीं है, मैगी ज्यादा पसंद है। नहीं, कोल्ड ड्रिंक कितना पीते थे ये बताएं? कोल्ड मंथली? ड्रिंक, हाँ मंथली पी लेती होंगी 3-4 बार। मंथली? एक मंथ में 3 से 4 बार? हाँ। एटलीस्ट ये भी ऑलमोस्ट वीकली ही हो गया, 4 वीक इन अ मंथ, ठीक। है ना? अब हो गया है ये, पर पहले फिर 1 ही 2 बारी, मतलब मैं लाती नहीं थी कोल्ड ड्रिंक कभी की अच्छा खुद अच्छा, के लिए पीने के ये लिए। बर्गर पिज्जा चाउमीन और न जाने क्या क्या होता है, वो कितने खाने के शौकीन है? नहीं, वो नहीं, वो कुछ भी मिलता ही नहीं है यहाँ सैफई में। नहीं, मान लो सैफे में नहीं मिलता, लेकिन जहां मिलता तो वहां तो खाते रहेंगे आप। नहीं, मंथ में 1 बार ही कभी खाया होगा, या कभी घर गए हो या कोई आउटिंग पे, वरना ये नहीं खाते। अच्छा, मैगी अब एक ज्यादा चीज, खाते हैं। ओके, एक बात मुझे आप और बताना, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में हो तो थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होता है, कई बार पेशेंट सामने होते हैं, कई बार और सिचुएशंस भी फंसती हैं। तो क्या इस तरह की भी चीजें होती हैं कि मुझे यूरिन या पॉटी का प्रेशर आया हुआ है और मुझे उसको रोकना पड़ रहा है कुछ टाइम के हाँ, लिए? ये क्लासेस, कोचिंग क्लासेस में ये प्रॉब्लम रहती थी, और
काम में भी रहती है कि वॉशरूम नहीं साफ है, तो जब हॉस्टल जाएंगे तभी जाएंगे, ये रहता है तो ये सिचुएशन। मतलब स्कूल टाइम में भी चला, कॉलेज टाइम में भी चला सिलसिला, हाँ जी, हाँ जी, और आज भी ये चलता है? हाँ जी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ओसीडी है गंदगी का, तो हर जगह जाने से थोड़ा कतराती हूँ, इसलिए फिर सोचती हूँ अच्छा, कोई बात नहीं। ये ओसीडी वाली प्रॉब्लम कब से हुई मैम आपको? ये नहीं है तुमको, ओसीडी नहीं, मतलब कि प्रॉपर मतलब ओसीडी। ओसीडी मतलब मैं डिसीज के कंडीशन में नहीं, मतलब एक होता है कि ना हम हर चीज के लिए एक्सेस सफाई पसंद होता है, तो जो एक्सेस सफाई पसंद वाली आदत है, ये आपको कब से लगता है कि बढ़िया बचपन से ही है कि हमें एक्सेस हाइजीन चाहिए? हाँ जी, शुरू से ही है, क्योंकि मम्मी को था कि सब हाइजीनिक, तो हम लोग को भी आगे ये थोड़ा रहता है कि ओके, हॉस्टल में भी वॉशरूम वगैरह साफ नहीं हो तो दिक्कत रहती है। अच्छा, एक बात बताओ, गुस्सा ज्यादा आता है कम आता है? और गुस्सा आता है तो चिल्लाते हो कि अंदर हाँ, पीते रहते हो? नहीं कम आता है लेकिन तेज आता है, तब चिल्ला। तो फिर हाँ, चिल्लाते हो सामने वाले को? हाँ, हाँ और जी। जब चिल्ला लिया तो उसके बाद मामला सेटल डाउन, कि दिमाग में फिर कैलकुलेशन चलती रहती है, जो नहीं, माइंड डायलॉग? क्लोज वन से तो तुरंत ही सॉरी वॉरी बोल के खत्म हो जाता है, लेकिन कोई बाहर का हर्ट कर देता है तो चलता रहता है मन में कि मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ऐसे। अच्छा, और ये थोड़ा स्ट्रेसफुल रह भी रहा है, इधर यहाँ पे भी बहुत स्ट्रेसफुल है नहीं माहौल। होता है, देखो ऐसा होता है ना, अब आपकी कोई भी जॉब हो, मैं तो कहती हूँ कि सिंपल सी अपनी सेइंग नहीं है कि भाई एक हाँ सांस आती तो एक जाती वाला सिस्टम है, तो हर जी, जगह सिचुएशन वो रहेगा, आपको ही अपने आप को ठीक करना हाँ जी, पड़ेगा, क्योंकि सबको उन लोग को नहीं बदल सकते सराउंडिंग को, हाँ और जी, इजी भी होता है खुद को बदलना, सराउंडिंग टफ होती है बट हमें समझने में टाइम लगता है, अभी तो आप थोड़े छोटे हो, अगर इस हाँ उम्र में समझ जी, में आ गया तो और जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ जी मैम। अच्छा मैम, एक और बात बताओ, दिन में तो अभी भी सोते हो क्या? हाँ जी, दिन में दिन में तो नहीं, अब अभी भी सोते हो? नहीं नहीं, अब तो जो है रात में ही सोते हैं। नहीं, दिन में सोना कितने दिनों से बंद किया है? दिन में तो कई साल हो गए, अब वैसे रूटीन नहीं है। जब एमडी का एग्जाम था तब भी, अब की मैंने स्विच किया था कि मैं हम्म रात में नींद की हम्म। गोली खा के सो जाती थी, कि ताकि मेरी साइकिल मेंटेन हो जाए, कि मैं रात में सोऊं और सुबह जगूं। फिर उसके बाद से तो अब नॉर्मल है, अब मैं रात में ही सोती हूँ। ये नींद दिन की गोलियां कितने सालों से खा रहे थे और कितनी खाते थे? नहीं, सालों से नहीं, जैसे जब एग्जाम आने वाला होता था तो साइकिल मेंटेन कर लेते थे कि दिन के टाइम एक्टिव रहे, दिन का एग्जाम है तो मतलब साल में हफ्ता भर कभी खा ली, सिर्फ एग्जाम ड्यूरेशन में, कि ताकि रात में प्रॉपर नींद आ जाए। एंजाइटी के मारे नींद नहीं आती थी, तो कि अगले दिन एग्जाम है उस करके। ओके, क्योंकि आप मेडिको हो तो आपको पता भी है कि नींद की गोलियों के कितने बढ़िया बढ़िया असर होते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं खाई है, जोलपीडेम वो 0.5 mg वाली, वो भी साइकिल 5 mg वाली साइकिल मेंटेन करने के लिए, कि रात में एक्चुअली पढ़ाई ज्यादा रहती है मेडिकल फील्ड में, तो शुरू में ये रहता है दिन रात भी कम पड़ता है, और लास्ट में फिर ये रहता है कि नहीं, दिन में एग्जाम के लिए एक्टिव रहना है, रात में सोना है, बस उसी ड्यूरेशन में खाइए। वैसे कोई हैबिट नहीं है नींद की गोली की। अच्छा एक बात बताओ, आपको आपका पीरियड ठीक आता है? हाँ, पीरियड मेरा कभी तो 3 दिन पहले आता है, लेकिन अभी कुछ सालों से 7-8 दिन पहले आने लगा है। और स्टार्टिंग के 2 दिन हैवी फ्लो रहता है, पेन भी रहता है, हम्म लास्ट में नहीं रहता, और 5 days लास्ट करता है, 3 to 5 पहले days। पहले कितने दिन रहता था ड्यूरेशन? पहले 3 दिन पहले ही होता था, 3 दिन हम्म घट के होता था, और पेन नहीं रहता था। नहीं, वो बिफोर 3 डेज होता था, हाँ, वो ड्यूरेशन जितने दिन का है, वो ब्लीडिंग का ड्यूरेशन कितना रहता था पहले? वो भी 3 to 4 days रहता था, अब 3 to 5 days रहता है, और अब अभी पेन 3 to, रहता है, अब वीकनेस ज्यादा पहले फील पेन नहीं होती है। रहता था? पहले नहीं रहता था पेन। अच्छा, जो ब्लीडिंग होती है उसमें कभी क्लॉट्स वगैरह तो नहीं जाते हैं? हाँ, क्लॉथ्स रहते हैं, और अब Clot- हैवी ब्लीडिंग रहती है। अच्छा, तो एक बात जी, बताओ, जब क्लॉट्स रहते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, तो कोई अल्ट्रासाउंड कराया? नहीं, अल्ट्रासाउंड एक बार ही कराया था तो कुछ ऐसा आया नहीं था, कोई पीसीओडी या कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। कब कराया तो था, कितना उन्होंने साल हो गया? बोला कि नॉर्मल है। 2 साल पहले करवाया था, और एक साल पहले भी कराया था, तो उन्होंने बोला था नॉर्मल है 3 to 5 days तो। नहीं, 3 to 5 डेज से नहीं है, वो तो जी, चलो ठीक है, कई बार हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन जो आपका क्लॉट्स आ रहे हैं ना, दैट इज नॉट ओके। जी, ठीक है, तो एक बार अपना अल्ट्रासाउंड रिपीट करा लीजिएगा, और यू आर मैरिड तो टीवीएस करा लेना प्लीज। कई बार जो सिंपल अल्ट्रासाउंड में नहीं आती है फाइंडिंग, और हाँ एक चीज और, डॉक्टर हो तो आपको पता होना चाहिए कि कई बार टेक्नीशियन से करते हैं, हाँ है जी, ना, बहुत अच्छे, मतलब एमडी
जो किया है वो बंदा नहीं कर रहा होता है, टेक्नीशियंस कर रहे होते हैं, बहुत हल्के में कर देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे पेशेंट्स मेरे साथ भी फंसे हैं जिनको साइन सिम्टम रहा है, अल्ट्रासाउंड बहुत 100% ओके। मैंने डॉक्टर को कॉल किया, मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम, बोलते मैम पेशेंट को भेजो, मैं फिर से करा रहा हूँ। तो हाँ जी। आप बोला करो कि मुझे ये तकलीफ है इसलिए मैं करा रही हूँ। डॉक्टर्स का अधिकतर वो और ज्यादा नॉर्मल निकाल देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा देखते ही नहीं, मान के चलते हैं कि होगा। एक उनकी भी अपनी होती, भाई हम लोग डॉक्टर्स हैं तो हम ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे, उनकी जो सोच होती है। बट हाँ जी। हमें ज्यादा तकलीफ होती है, 75% डॉक्टर सारे, है ना। तो अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो एक तो कोशिश करिएगा जो एमडी किया हो हाँ जी पीएचडी मैम। वाले डिपार्टमेंट में, उससे कराइएगा। और आप बता दीजिएगा कि सर मुझे इस तरह की तकलीफ है। अच्छा, जी। क्लॉट्स के अलावा मुझे आप बता सकते हो कि आपकी ब्लीडिंग का मैम कलर क्या रहता है? कभी तो ब्राइट रेड ही रहता है और कभी हल्का डार्क भी लगता है मुझे। और अच्छा, बहुत अब वीकनेस भी लगने लगी है, इसलिए मैंने दिखवाया भी था, तो उन्होंने बोला मल्टीविटामिन ले लो और 3 to 4 पैड्स पर डे यूज करती हूँ। नहीं आपकी एज में 3 to 4 पैड ठीक है, बट वीकनेस फील हो रही है, दैट इज नॉट ओके। जी। ठीक है, मतलब हमारे बॉडी में पीरियड्स के जाने से कोई डिस्कम्फर्ट, आइडियली अगर जो होता है पीरियड, तो उसमें कोई हमें डिस्कम्फर्ट नहीं फील होना चाहिए। हमें एक्सरसाइज एक्सर्शन नहीं लेना है, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। बट उसमें हमें अगर वीकनेस फील हो रही है, अगर कुछ और चीजें हो रही हैं, सीवियर पेन हो रहा है, देन इट इज इन ट्रबल। तो एक चीज तो ये है। अच्छा, कभी नोटिस किया उसमें कोई स्मेल वगैरह तो ज्यादा नहीं हो गई है आजकल कुछ दिनों में? नहीं, स्मेल वगैरह तो नहीं है। अच्छा, पीरियड के पहले, पीरियड के बाद में कोई वाइट डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं, कोई वाटरी डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, हॉर्मोनल एक्ने हो जाते हैं। पीरियड के पहले के पीरियड लेट होता है तब एक्ने हो जाते हैं? पीरियड के पहले हो जाते हैं। अच्छा, पीरियड के पहले एक्ने हो जाते हैं, पीरियड हो जाने के बाद सबसाइड। और अब नौजिया सब भी फील होने लगता है, मूड स्विंग्स भी आने लगते हैं, मतलब इंटीमेट हो जाता है कि साइकिल स्टार्ट होने वाली है। ये भी तो इधर भी स्टार्ट हुआ है, पहले नहीं होते थे एक्ने और ये सब प्रॉब्लम। हाँ, एक्ने भी नहीं उतना ठीक है, और नौजिया भी हो रहा है, तो पीरियड आने के पहले नौजिया तो नहीं फील होना चाहिए। आप एक मेरा मानो तो एक वैसे टीवीएस करा लेना पेल्विक ऑर्गन्स का, तो उससे आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा, है ना। और गैस वगैरह बनती है मैम? नहीं, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं। कभी काल कोई एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम? नहीं रहती है। बेल्चिंग वगैरह होना? नहीं, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। जो स्लीप है आपकी, साउंड स्लीप है कि बहुत खटके से नींद टूट जाती है आपकी? हाँ, जैसे जरा भी कोई डिस्टरबेंस हो या अगर हस्बैंड ही 2-3 बार करवट ले तो एक बार उठ जाती हूँ, लेकिन फिर से दोबारा सो जाती हूँ। अच्छा, और कुछ स्पेसिफिक आप अपने बारे में बताना चाहिए जो आपको लगता हो कि नहीं पता होना चाहिए? वरची पोळी शिळी होती पहिले हाँ ताज्या मैम, चपाती हाँ मैम, पूछना प्लीज पूछे। घेतले ताजे घेतले 4 पुढे। अरे ये क्या हो रहा है? डॉक्टर नल्ली, यू वांट टू सॉरी मैम। आस्क समथिंग? नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं पूछना ना? नहीं पूछना है। ठीक है मैम। एक्चुअली मैं म्यूट इसलिए रख रही हूँ कि जिसको पूछना है प्लीज वही पूछते हैं, पूछें। हेलो, किसी को कुछ पूछना है पेशेंट से? अच्छा मैम, एक बात और बताएं, मैम आपका नाम आस्था है? हाँ जी, हाँ जी। सॉरी, मैं उस टाइम देखी नहीं थी, मेरे ख्याल से एक बार जी मैंने म्यूट कर दिया था। जी। तो आस्था मैम, कभी आपको बचपन में मिजल्स वगैरह, चिकन पॉक्स वगैरह हुए हैं? नहीं, वैक्सीनेटेड हूँ, नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ है। जी, और डेंगू वगैरह, चिकनगुनिया वगैरह? नहीं, कभी नहीं हुआ। ओके, और कोविड वगैरह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी? कोविड एक बार पॉजिटिव आई थी, पर फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ। नहीं, फुली आप बूस्टर। वैक्सीनेटेड हैं, बट जब आपका कोविड पॉजिटिव आया था तो उस वक्त कोई प्रॉब्लम ज्यादा फील हुई थी कि बहुत जल्दी 2-3 दिन में रिकवर कर गए थे? जल्दी रिकवर कर गई थी, बहुत ज्यादा नहीं हुई थी प्रॉब्लम। अच्छा, और टाइफाइड मलेरिया वगैरह की ऐसी कोई हिस्ट्री कुछ नहीं आपकी? नहीं हुआ, कभी कोई ऐसी प्रोलॉन्ग्ड डिजीज नहीं हुई। और लीवर वगैरह सब कुछ ओके? हाँ जी। टेस्ट वगैरह तो आप कराते ही रहते होंगे, हेपेटाइटिस हाँ बी जी, सी ये सब सारी चीजें ऑल आर ओके? हाँ जी। ओके। और मुझे कुछ क्या पूछना था, मैं भूल जाती, हम्म, सॉरी। और तो ऑलमोस्ट मेरी तरफ से हो गया। आपके देखिए जो कारण निकले मैं आपको ही बता देती हूँ। एक तो जो देर रात पहले सोए हो आप और सुबह लेट से उठे हो, ये सब सारी चीजें हैं।
मतलब नाइट का जागना और दिन का सोना, ये दोनों चीजें गलत हैं। जैसे चाय पराठा लेते हो, ये सारी चीजें भी आपकी थोड़ी सी गलत है। जो स्प्राउट्स एंड फ्रूट्स आपके नाइट में चलते हैं मैम, वो भी थोड़े से गलत है। और थोड़ी बहुत और चीजों के होगा। अच्छा मैम, कोई एडिक्शन वगैरह तो नहीं है, स्मोकिंग, अल्कोहल, एनीथिंग? नहीं, कभी कुछ नहीं, टेस्ट कोई भी बात नहीं। नहीं, मेरा काम है ना और एक्चुअली पूरी पूछना। प्योर वेजिटेरियन हूँ, एग भी नहीं खाती मैं। ओके, क्योंकि कई सारे मुझे पता है कि आजकल लेडीज हाँ पीने जी। लगी हैं बढ़िया से, है ना, एटलीस्ट वीकली तो पीते हैं, बहुत सारे लोग को जानते हैं, तो इसलिए जी। आपसे पूछ रहे हैं। तो कोई हाँ जी। एडिक्शन की हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ ये चीजें हैं, है ना? डाइट में भी मैं वेजिटेरियन हूँ, एग भी नहीं लेती। नहीं, ये सब तो बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत परहेज आपको लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन जो पिछला हमने किया है वो सब अच्छा। हाँ जी। बीपी वगैरह सब कुछ ठीक रहता है मैम? हाँ जी, सब ठीक रहता है। अब मैं दोबारा करा लेती हूँ, एक बारी क्रॉस चेक हो जाएगा, सारी चीजें, ब्लड टेस्ट वगैरह अपना दोबारा करा लेती हूँ। हाँ, वो तो थायराइड। आपको सर बताएंगे सारी चीजें। एक्चुअली में हमारा काम था मेनली हेतु निकालना, तो हमने हाँ हेतु जी। निकाल लिया है। अब फिर आगे जी। आपकी मेडिसिन की जाएंगी। आप अपनी रिपोर्ट जो है सर रिपोर्ट ग्रुप में डाल देंगे, वो हाँ चीजें जी। देखी जाएंगी। तो आपका जी। प्रॉपर एक ट्रीटमेंट चलेगा, मतलब उसमें मेडिसिन भी होंगी, कुछ थेरेपीज भी होंगी, मतलब पंचकर्मा जी। प्रोसीजर्स होंगे, तो हाँ उनके थ्रू आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बट आपको पॉजिटिव बहुत रहना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी और धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत जी। जल्दी ये नहीं करना कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि देखो आपकी नाउ यू आर 30 इयर्स और 18-19 इयर्स के जब आप थे, या सोचो और छोटे थे तब की तकलीफ थी, तो ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर की ये प्रॉब्लम है पुरानी। तो हाँ एटलीस्ट जी। मैं कहूंगी 10 to 15 मंथ तो देना ही पड़ेगा। और हाँ बाद में जी। भी आपको डाइट के परहेज ज्यादा रखने पड़ेंगे, अपना थोड़ा सा ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा कि आपके घर में भी हर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है हाँ मैम? जी। हाँ जी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। किसी और को कुछ पूछना हो मैम से तो पूछे प्लीज। डॉक्टर आशा तंडेल मैम, आपने जी हैंड मैम। रेज किया, मैम पूछे प्लीज। जी मैम, मुझे सिर्फ उनसे एक बात पूछनी थी कि मैम जब वो आप पढ़ाई करने के लिए बैठती थी तो सिटिंग पोजीशन, पोस्चर वगैरह मेंटेन करती थी? क्योंकि नॉर्मली हाँ, क्या रहता है ना कि हम लोग जैसे 5-6 घंटे साथ में पढ़ रहे हैं तो कभी लीनिंग हो गया, ऐसे ऐसा नहीं कुछ तो नहीं मैम, होता था ना? नहीं मैम, ये मुझे लगता है शायद यही गलती थी, मुझे पोस्चर चेंज कर करके रहना चाहिए था, मैं लगातार बैठी रहती थी। ओके। हम्म। हाँ, तो ये भी एक रीजन हो सकता है मैम, क्योंकि बल्जिंग इतनी छोटी एज में नहीं होता है, अदरवाइज जी। कि आपने पोस्चर बराबर से मेंटेन नहीं किया हो तो। हाँ ठीक है मैम। जी। ओके। ठीक है, तो अभी हम इनको लीव करा देते हैं, हम ट्रीटमेंट का बाद में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। डॉक्टर थैंक आस्था मैम, यू। फिर मिलते हैं हम। थैंक यू आपका, थैंक यू। सबको टाइम देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। अभी हम ये डॉक्टर पूनम ठाकुर मैम, आपको कोई केस पूछना था? प्रणाम सर, प्रणाम सभी हाँ, को। अंजना मैम आ गई हैं। हाँ जी सर। जी, अंजना मैम आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। पूनम मैम पूछिए आप। सर आप कंटिन्यू करें, 1 मिनट में पूछती हूँ। ठीक है, मंदाकिनी मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। हाँ सर, मुझे पूछना था। मेरे पास आज एक ना पेशेंट है एलोपेशिया का सर, तो हाँ, मेरे को ना शुरुआत कैसे करूं सर? विरेचन दे के शुरुआत करूं या कैसे करूं? एलोपेशिया का है ना, तो विरेचन हाँ देना ही चाहिए ना, शरीर शुद्धि होना चाहिए। वमन दीजिए या विरेचन दीजिए? सर, एक्चुअली ना विरेचन मतलब ऐसे तो विरेचन सद्य ही दे पाएंगे ना उसको, क्लासिकल तो नहीं दे पाएंगे। और फिर सर ये जो पैचेस हैं उसमें अभी क्या मतलब प्लेन है सारे, एक दाढ़ी में है, बियर्ड में एक है और एक सिर में है सर, तो उसमें फिर खाने जेपाल का बीज लगा सकते हैं, प्रच्छान कर्म कर दीजिए, जलौका लगा दीजिए। सर इंटरनली खाने के लिए इंटरनली तो बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे कि ये आमलकी वगैरह है ना, ये अस्थि सारी। पोषक वटी है, प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ दे सकती हैं। जो अस्थि धातु को अच्छा करे उसको वो दवाइयां देना है, और पित्त शामक द्रव्य देना है। ठीक है सर। और हेतु निकालिए, कृमि का इतिहास है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ सर, निकाला है मैंने हेतु, उसका वो पूरा का पूरा डाइट ही एकदम बर्बाद है उसका, और पूरा टेंशन में भी रहता है, और काफी उसने सिर पे काफी कॉस्मेटिक्स वगैरह भी यूज किए हुए हैं। जी, कंचन मैम आप क्या देती हैं? एलोपेशिया के पेशेंट आते हैं तो चाबी लगने। इंद्रलुप्त में आप क्या देती है पतंजलि का? सर नेटवर्क इशू हो गया, समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, कंचन मैम बताइए आप। प्रणाम सर। मैं सर मोस्टली कायाकल्प वटी
केशर गुगुल आरोग्यवर्धिनी चलाती हूँ और कायाकल्प तेल का एप्लीकेशन बोलती हूँ, तो उससे भी काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं सर। मतलब बाल 1 महीने में तो छोटे छोटे बर्ड्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। कायाकल्प तेल बहुत अच्छे से काम करता है, पर पेशेंट को लगाने को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि गोमूत्र का स्मेल आता है ना, तो ऊपर लगाते हैं सर। और आपने जैसे बोला ना प्रच्छन्न कर्म, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। मैं बहुत बार पेशेंट को बोलती हूँ वहां पे प्रच्छन्न कर्म करके लेने के लिए, और फिर वहां पे बाद में कायाकल्प का एप्लीकेशन बताती हूँ, तो वो काफी अच्छा। पर बहुत बार उनके एरिया में अगर कोई क्योंकि मेरे पास वहां पे मैं करती नहीं हूँ प्रच्छन्न कर्म, तो मैंने दूसरे सेंटर्स पे भेज के फिर मैंने करवाया था 1-2 पेशेंट में। और मैं गुंजा बीज को मतलब जो ये होता है ना घिस के लगाने के लिए बोलते हो गोमूत्र में, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी सर। ठीक है। ये मृत्युंजय कुमार जी कौन है? जी सर नमस्कार। हाँ नमस्ते, बताइए सर। मेरे पिताजी को प्रॉब्लम है सर। आप आपके डॉक्टर कौन है? सर मैं डॉक्टर आदित्य। सर ये मेरे दूसरे पेशेंट है एक्चुअली में। मैं इनके बारे में संक्षेप में सर पहले ब्रीफ कर देता हूँ। सर ये जस्ट मिनट वाराणसी के रहने वाले हैं और इनके फादर को पुअरली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा स्टमक है और ये लिवर के लेफ्ट लोब में फैला हुआ है, पैनक्रियाज में फैला हुआ है, मल्टीपल नोड्स हैं और आर्म बहुत ज्यादा है और अभी लिक्विड डाइट पर है। और प्रोग्नोसिस वेस्टर्न से कीमो रेडियो नॉन सेंसिटिव है, पहले रेडिएशन दे चुके पहले। तो सर इसी के लिए अभी ये करेंटली ये तिब्बतियन ट्रीटमेंट ले रहे हैं हर्बल। पार्शियल रिस्पॉन्स, बहुत थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स है, पेन कंटिन्यूअस है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, लिवर एरिया में। तो सर अभी क्योंकि ये वहाँ पे इनको ट्रस्ट हुआ कि वो जो एक वृद्ध वैद्य जी है उनके बच्चे का नाम है अपूर्व त्रिवेदी, तो उनके जरिए ट्रस्ट हुआ तो फिर इनको लिया। ठीक है, तो इनको वीडियो ऑन करने को बोलिए, ये दिखाई नहीं दे रहे। बेटा ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करो। इन्होंने किया है लेकिन इनका क्यों नहीं फोकस क्यों नहीं आ रहा? वीडियो ऑडियो ऑन करना पड़ेगा। नहीं हो रहे, दिखाई नहीं दे रहे, तो हम कैसे बात करें? आप इनको करवाइए, आप इनको करवाइए, तब तक हम पूनम मैम का बात सुन लेते हैं। पूनम मैम, आप गीता मैम आपको कुछ पूछना है तो पूछिए अंजना मैम से। हाँ मैम। हाँ हाँ अंजना मैम आपसे पूछना चाहते हैं कुछ केस। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम सुन पा रही हैं? अगर मैम सुन नहीं रही तो उनको कॉल कर। अच्छा मैम आ गई। हाँ जी सर बताइए सर। जी हाँ नमस्कार सर। हाँ जी मैम, बताइए। मैम मेरी एक पेशेंट है, उसको 1.5 मंथ प्रेगनेंसी है और सेकंड प्रेगनेंसी है। फर्स्ट उसका बेबी 3 मंथ के बाद एक्सपायर हो गया था, डिलीवरी के 3 मंथ के बाद। क्या हुआ था उसको? हाँ वायरल फीवर हुआ था और उस वजह से कन्वर्जन में वो चली गई, पता नहीं चला, वो एडमिट थी। तो जी इस बार वो बहुत ही गैस बन रही है। वो एक्चुअली तो सारी कंप्लेंट लेके वो गैस की आई थी, उस दौरान उसको प्रेगनेंसी रह गई, प्रेगनेंसी नहीं रही थी, इनफर्टिलिटी होता था। और तो अब क्या कर सकती हूँ प्रेगनेंसी में मैं उसको क्या दे सकती हूँ? कितने वीक साइज है? 7 वीक है अभी। अच्छा और उसको मोशन वगैरह सब ठीक है? नहीं, कॉन्स्टिपेशन ही था उसको, वही ट्रीटमेंट चल रहा था उसका और प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, गोघृत मिल जाएगा, गोघृत। हाँ हाँ वो तो दिया मैंने वो। आरगवद चूर्ण के साथ दीजिएगा। आरगवद, हाँ है ना। हाँ। और मुनक्का का फांट जैसे बताते हैं ना, मुनक्का को 20-25 मुनक्का को रात भर भिगो के रख दीजिएगा। वो जब फूल जाता है तो उसको काले नमक के साथ खिला दीजिए और उसका खजूर का फांट दिला दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो अंजीर दूध में डाल के उबाल के पिला सकते हैं, अंजीर और दूध दे सकते हैं और लाजामंड भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स जो हमारे पास आती हैं, जैसे हम तरफ इधर नॉर्थ इंडियंस में इस समय गाजर और टमाटर है ना, इसका सूप बना के अच्छे से दे सकते हैं। और बाकी डाइट मेंटेन करिए, थोड़ा फाइबर डाइट लेंगी। ओके
जी। और ये नॉर्मल है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ता है तो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इसके लिए अमलतास को आप 2 बार भी दे सकते हैं, अरगवद को 2 बार भी दे सकते हैं, सुबह शाम खाने के पहले गुनगुने पानी के साथ। गोघृत से दीजिएगा इसमें। ओके। हाँ, उसको वही कंप्लेंट थी, वो उस दौरान ही ट्रीटमेंट स्टार्ट की, उस दौरान ही प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। हाँ, ग्रहणी दृष्टि है थोड़ा, लेकिन ये कि बहुत तीक्ष्ण विरेचन नहीं दे सकते, मृदु विरेचन पे काम रखना पड़ेगा। जी। प्रणाम मैम। जी मैम, मैंने एक केस डिस्कस किया था 3-4 महीने पहले, 37 इयर्स के। इनको था मैम राइट एडनेक्सिया में लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्ट, जो कि 14x12x9 सेंटीमीटर का था। तो इनको ट्रीटमेंट दिया तो वो रिड्यूस होके 12x9x9 सेंटीमीटर का हो गया। और इनको मल्टीपल थिन सेप्टेशंस थी और एक थिक सेप्टेशन थी 7 mm की, जो कि रिड्यूस होके 5 mm की हो गई है। और इसमें मैम इसी सिस्ट में एक ओवल नोड्यूल था जो 37x50x33 mm का, इसका अभी सेम साइज है मैम। और इनको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं जो 15 से लेकर 18 mm तक साइज है उनका, 4 to 5 नंबर है, ये फिगो 4-5 में है मैम। और एक इनका अभी इंट्राकैविटेरियन भी है फाइब्रॉइड। और मैम इनको कैविटी में कितना बड़ा फाइब्रॉइड? 16 mm के आसपास है मैम। आप क्या क्या चला रही थी? और मैम इनको एक पैरा ओवेरियन सिस्ट भी था 44x35 mm का, तो वो डिसॉल्व हो गया है। और इनको चलाया था मैम पंचतिक्त घृत विद दाढ़ी मास्टिक एंड नागकेशर, ये अल्टरनेट 15 डेज करके, और विद वरुण शिगरुक्वाथ। उसके बाद इनको कुबेराक्ष बटी ऐड की थी, और क्रव्याद्रस आरोग्यवर्धिनी अग्नितुंडी ये अल्टरनेट ले रहे हैं मैम, और चंद्रप्रभा वटी ले रहे हैं अभी। तो पहले इनको मैम लेखन चलाया हुआ था नाग भस्म, ताम्र भस्म, शिला सिंदूर, रौप्य भस्म, गिलोय सत्व, शंख भस्म, बाय बिडंग, कुमारिया सब के साथ, ये 20 डेज के लिए दिया था मैं। फिर उसके बाद चेंज करके एक मिक्सचर तैयार किया था त्रिवंग, गिलोय, शंख, अभ्रक, विडंग का, फिर ये शुरू किया था मैं। और मांस पाचक, मेदो पाचक भी दिया है 1 मंथ के लिए। और प्रवाल पंचामृत, लघु बसंत मालती, ये कुवारी आसव के साथ दिया मैम। और मैम बस्ती चल रही है इनको सहचरादी तेल की और शिगरू तेल की, प्लेन ही चल रही है मैम, इसको अल्टरनेट ले लेती हैं ये। और नस्य चल रहा है क्षीर बला से और पंचतिक्त घृत से। पिच्चू है मैम, पिच्चू चल रहा है बच्चा और ब्राह्मी तेल का। और इनके ट्रीटमेंट में मैम ये थोड़ा सा फैमिली डिस्टरबेंस की वजह से बस्ती और नशे थोड़ा अच्छे से नहीं ले पाए, अदरवाइज रिजल्ट और बेटर आ सकते थे इनके। जी मैम, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी दिया, बहुत अच्छा इफेक्ट भी मिल रहा है। क्योंकि क्या आपका केस काफी क्रॉनिक है, और मतलब उस तरह से उसमें कई जगह फाइब्राइड, ओवेरियन सिस्ट, धीरे धीरे रिजल्ट उसमें आएगा। और इसमें थोड़ा सा और वही सारा काम अभी इसमें और करना ही पड़ेगा हम लोग को। थोड़ा सा इसमें कांचनार ऐड ऑन करिए। कांचनार और विधिवादिका ले रहे हैं मैम ये अल्टरनेट। अच्छा, ठीक है। फिर उसमें जैसे हम लोग जनरली जो मेडिसिन देते हैं, जैसे आपने कहा, तो चित्रक ग्रंथि कषाय है, उसका भी बीच बीच में जो है निर्हुवस्ती या फिर चित्रक ग्रंथि के साथ में ही आप सहचरादी तेल मिला के उसकी मात्रावस्ती इनको बता दीजिए, उससे रहेंगी। इसमें मात्रावस्ती का इफेक्ट ज्यादा मिलेगा आपको। हाँ जी मैम। शिगरू और सहचरादी दोनों के साथ भी मिक्स कर सकते हैं इसको, जैसे एक साइकिल कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं मैडम, कर सकते हैं। एक साइकिल में मैम हम कितने डेज तक चित्र ग्रंथि ऐड कर सकते हैं? 5-7 बस्ती दे दीजिए।
मैम वन मोर क्वेश्चन कि जैसे हम ये लेखन करते हैं, जैसे लेखन का हम एक मिक्सचर रेडी करते हैं और एक जैसे स्ट्रेंथ के लिए रेडी करते हैं, तो इनको जैसे हम अल्टरनेट चलाते हैं, तो हम कितने डेज के लिए लेखन करें और कितने डेज के लिए ये स्ट्रेंथ के लिए मिक्सचर दें? डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है आज? बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ मैम, इसमें क्या करना है ना कि जो लेखन के लिए क्या होता है, मैं जो करती हूँ, जैसे आपने सुबह विरेचन दे दिया, उसके बाद आपने अग्निदीपन किया, इनका विरेचन, नित्य विरेचन किया, अग्निदीपन किया है ना, उसके बाद आपने इनको थोड़ा सा जो है लेखन द्रव्य दिया, और इसके बाद में आप जो है रात तक सोते समय तक एक चंद्रप्रभा बट्टी या इस तरह का जो भी हम द्रव्य है वो एक दे सकते हैं। मतलब मेरा है कि आप लेखन भी दीजिए और साथ में थोड़ा सा वर्धक भी दीजिए। मॉर्निंग आवर्स में जैसे हमने दिया तो अग्निदीप कराने के बाद हमने थोड़ा लेखन द्रव्य चलाया, वरुण चलाया, आरोग्यवर्धिनी चलाया, कुबेराक्ष चलाया, क्रव्या चलाया। रात में हमने सोते समय या खाना खाने के बाद एक चंद्रप्रभावती भी एड ऑन कर दिया एज रसायन, तो वो जी अपना काम भी करेगी और इस पर भी काम करेगी। तो ऐसा कोई वो नहीं होता है। आपका जो एक प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो धातुओं का जो है, जहाँ लेखन कर रहा है वहां, उसके बाद जो धातु जहाँ लेखन के साथ साथ क्योंकि वायु कुपित होती है, तो उस वायु को भी हमें जो है प्रॉपर लाना है। तो हमें वहां पे कहीं ना कहीं, जैसे किसी न किसी तरह से आपने वसंत मालती दिया, तो वो अपना काम वहां कर रहा है, लेखन भी कर रहा है, लेकिन साथ में वसंत कल्प है, वसंत कल्प अपना जो है वो एक तरह से रसायन का काम करता है। चित्रकादि बट्टी है वो अपना काम करती है, चंद्रप्रभा बट्टी है वो अपना काम करती है। बस्ती में भी हम इसीलिए स्नेहन भी लगा रहे हैं साथ में, और लेखन भी लगा रहे हैं। तो आप मतलब धातुओं की जहाँ जो क्षीर धातु है उसका वर्धन करना है, और जो धातु है जहाँ वृद्धि ज्यादा हो गई है वहां उसको हमें क्षरण करना है। तो ये जो योग हम बनाते हैं, ये योग आपस में इस तरह से बनाया जाता है कि सारी धातुओं को हम क्षीर या लेखन नहीं कर सकते हैं। जहाँ जरूरत होती है, अति वृद्धि होती है, वहीं लेखन कर्म होता है, और जहाँ क्षरण पहले से हुआ होता है उसकी वृद्धि होती है। समझ रहे हैं ना आप? जी तो जी मैम। इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन बनाना रहता है। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जी, मैम मैम अंजना मैम नमस्ते। नमस्ते मैम, एक बताइए। पेशेंट है मेरे पास, 22 ईयर की फीमेल है मैम, और वो जी। मेरे पास आई थी रेगुलर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम लेके। तो वो पिल्स वगैरह खा करके आई थी, और वो नॉन केस ऑफ थायराइड थी, तो थायराइड की वो दवा ले रही थी, फिर उसने अपने आप ही ना बंद कर दी। 6 महीने बाद जो है, अभी मैंने उसका टेस्ट कराया तो थायराइड उसकी नॉर्मल है, और उसको बच्चे नहीं है अभी एक भी। एक बच्चा उसके शादी के 5 साल पहले हुआ था शादी, उसी समय उसने बच्चा भी कंसीव किया था, और वो बच्चा 4 महीने का होकर के वो एबॉर्शन हो गया उसका। तो उसके बाद से फिर उसका वजन ज्यादा बढ़ गया, 65 केजी वजन हो गया, और 4.3 उसका हाइट है मैम। अभी फिर मैंने अभी क्या हुआ कि एक दिन की स्पॉटिंग हुई ओनली, 7, अभी इसने 2 महीने नहीं हुई, फिर इस महीने केवल एक ही दिन स्पॉटिंग हुई, वो भी केवल एक ड्रॉप आया। फिर मैंने उसका अभी अल्ट्रासाउंड कराया मैम, तो उसमें उसके ओवरीज बल्की हैं, और मतलब उनका जो वॉल्यूम है वो एक राइट वाली का 70.7 है और लेफ्ट वाली का 15.9 है। और उसमें मैम ऐसे उसमें दिया हुआ है कि काफी जो है सिस्ट हैं। तो मैम इसमें बाकी अग्नि मांद्य है ही उसको थोड़ा सा, और काफी वजनी है, मोटी है। तो मैम अभी इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि थायराइड की दवा उसने बंद कर दी, अब थायराइड तो उसको है नहीं है, तो मैम बीच में इंटरफेरेंस तो नहीं करेगा थायराइड की अगर हम ट्रीटमेंट चलाएं तो? आप गृहिणी पे कार्य करिए, मेदो रोग पे कार्य करिए, स्थौल्य पे कार्य करिए। अच्छा। आप और हाँ, बाकी मैम पीसीओडी के लिए जैसे डाइट वगैरह के लिए और योगा वगैरह तो गाइड किया है, और पीरियड्स रेगुलर मतलब आप पीरियड्स लाने के लिए तो गृहिणी पे काम करेंगे, लेकिन साथ के साथ में फिर मैम ऐसा क्या मतलब चलाएं कि पीरियड्स उसके रेगुलर हो जाएं? सबसे पहले उसको वही बता रहे हैं ना, सबसे पहले उसकी रस धातु ही प्रॉपर नहीं बन रही है ना, गृहिणी दृष्टि को दूर करिए, उसके बाद नित्य विरेचन उसका चलेगा, और उसका यकृत को भी थोड़ा स्टिमुलेट करिए, नस्य करिए, मात्रावस्थी करिए, और है ना, और थोड़ा सा ओवरी और यूट्रस के लिए जो स्ट्रेंथ वाली जो मेडिसिन होती है उनको दीजिए। मैम मात्रावस्थी किससे करेंगे? आपको अभी तो वायु ही इतनी कुपित है, इतना ज्यादा ओबेसिटी हो रही, दशमूल से करिए, सहचरादि तेल से करिए।
और नस्य किससे? नस्य के लिए जैसे पेशेंट को प्रॉब्लम है इस समय, पहले उसके एंडोमेट्रियल थिकनेस वगैरह देख लीजिए, उसके हिसाब उसकी से। ईडी मैम 7.2 थी। हाँ 7.2 थी, तो उसको थोड़ा सा भी और वो चाह रहा है, जब तक वो 8-9 पे आएगी तभी वो करेगी, तब तक पहले थोड़ा सा क्षीर वाला तेल से शुरू कर दीजिए 5 दिन 7 दिन, उसके बाद अदरक सोरस नस्य कर दीजिएगा। ठीक है मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा मैम, ये डॉक्टर आस्था जिनको लोअर बैक प्रोलैप्स है L1 से L4 पे, इसके लिए मैम कटिवस्ती में जैसे एरंड का तेल अगर हम यूज करें और स्वेदन करें एरंड के पत्तों के साथ, करंज के पत्तों के साथ, तो और मैम वस्ती में आप कौन सा ऑयल यूज करेंगे, मातृवस्ती में? वायु का अनुलोम करना है सर, वहाँ पे वायु जी कुपित जी। हुई है, तो वायु का अनुलोम करने के लिए आपने बता ही दिया, वहाँ पे अरंड तेल की भी बस्ती दे सकते हैं। अरंड तेल के साथ में अगर हम चाहेंगे तो निर्गुंडी तेल मिला सकते हैं, या रासना तेल मिला सकते हैं, दशमूल तेल मिला सकते हैं, सहचरादी तेल का भी काम है, इस तरह की बस्ती दे सकते हैं। और जो कटी बस्ती की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे अरंड तेल के साथ महावृषगर्भ तेल का काम बहुत अच्छा फायदा करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल जो एप्लीकेशन है वो महावृषगर्भ तेल बहुत इफेक्ट करता है। जी मैम। मैम दीपन पाचन थोड़ा अपायु के अनुलोम के बाद ओरली मैम, जैसे कैल्शियम, जैसे शंख दिया हमने, शंख भस्म दिया, थोड़ा सा प्रबल पंचामृत दिया, लघु वसंत मालती का कोई और मैम, प्रबल पंचामृत शंख भस्म के अलावा लाक्षा दिया, उसके अलावा कुछ और? हाँ सर उसमें है, अभी तो हमारे पास जो सुधा वर्ग है, हमारे पास सुधा वर्ग में हम लोग बहुत रिच है। मुक्ता मुक्ता पिष्टी बहुत अच्छा काम करेगी। मुक्ता शुक्ति उसका एक अल्टरनेटिव है, जैसे कुछ पुअर पेशेंट होते हैं तो वो मुक्ता पिष्टी नहीं खरीद पाते हैं, तो मुक्ता शुक्ति बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रवाल पंचामृत, प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी, है ना। और इसके अलावा भी अगर हम चाहते हैं आगे, तो हमारे पास जो है वो जो हम लोग यूज करते हैं, तो अस्थि पोषक है। अस्थि पोषक के नाम पे हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन आती है। कुक्कुटान तक भस्म हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, शंख भस्म जैसे आपने बता ही दिया। बाकी और भी कई अल्टरनेटिव्स हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं अकॉर्डिंगली पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से। और मैम ये विद्ध कर्मा, जो अग्नि कर्मा या विद्ध कर्मा जैसे हम चालू करते हैं, तो थोड़ा ग्रहण के बाद ही करते हैं नहीं सर ऐसा कुछ कि नहीं होता। डायरेक्टली चालू कर सकते हैं? हाँ पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये हमारे जो महाराष्ट्र में और हमारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं, ये बहुत अच्छे से करते हैं इस सब काम को, क्योंकि वहाँ ये इसकी जो थोड़ा सा इन लोगों ने अच्छे से ट्रेनिंग ली है। थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया में इस तरह की ट्रेनिंग कम मिली है हम लोग को, तो हम लोग उतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कटी बस्ती और जो है जनरली, जैसे आपने भी बात बताई कि स्नेहन स्वेदन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और विद्ध कर्म भी यहाँ हो सकता है, विद्ध कर्म यहाँ बहुत अच्छे से हो सकता है, लेकिन ये कि परफेक्ट हैंड्स होना चाहिए और जिसने अच्छी ट्रेनिंग ली होगी वो अच्छे कर पाएंगे। जी मैम, तो ये ट्रीटमेंट देता हूँ। जी मैम नमस्ते। जी सर नमस्ते। मैं डॉक्टर के गंगवार बरली से बोल रहा हूँ मैम। मैम हाँ मेरा सर। 38 ईयर ओल्ड है मैम। तो हाँ सर। मैम उनको जो है 53x50 mm का फाइब्रॉइड है पोस्टीरियर वाल पे। हाँ। और एक फॉलिकुलर सिस्ट है, सिंपल सिस्ट है 42x31 mm की। और उससे पहले उनका मई में जो मायोमक्टोमी हो चुकी है मई में मैम, तो वो उसमें काफी बड़ा फाइब्रॉइड था। और जो इस समय जो उसके बाद जो कंडीशन है, तो वो पोस्टीरियर वाल पे जून में अल्ट्रासाउंड हुआ, तो ये 41x23 mm की पोस्टीरियर वाल पे क्या कहते हैं यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड आया। और फिर जुलाई में हुआ तो 42x35 का आया। अभी मार्च में हुआ है अभी आज ही, तो 53x50 mm का फाइब्रॉइड आया है मैम। और जो उनका पीरियड होता है वो 5 डेज तो रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। हाँ तो इसमें सर, मैडम क्या करना? तो बच्चे वगैरह हैं उनके? पैरिटी ना क्या है? इशू कोई नहीं है। 38 एज। हाइट और वेट? हाइट 5'2" होगी और वेट ऐसी है 55 के आसपास। हाँ सर ऐसा केसेस आते हैं रिकरेंट फाइब्राइड, जैसे एक बार मायोमेक्टोमी हो चुकी है दोबारा फिर हो रहा है, ऐसे केसेस बहुत जी ज्यादा आते हैं। और आपके पास आई भी लेट है कि स्टार्टिंग फेज में आते हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग फेज में कम से कम वहीं पर डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सक्सेस भी मिलती है।
लेकिन जनरली 5 के ऊपर जब पेशेंट आते हैं तो लेट सक्सेस मिलती है। और समटाइम्स जो होता है वो जैसे बताया ना, ड्यू टू फाइब्राइड ही उसको पेन भी होता है, मेंस्ट्रुएशन पेन इसलिए उसको हो रहा है ना, क्योंकि जी अब मैम। वो वहां पे अब रोज जनरल संप्राप्ति हो रही है तो उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। जी तो फिलहाल आप यहाँ पे यही करिए अभी तो उनको, जैसे हम लोग काम करते हैं कि वृद्धि वाटिका बटी है, या काचनार गुग्गुल है, नित्य विरेचन है ना। इसके अलावा जो है मात्रावस्थी है, नाभि पूरण है, अधोदर लेपन है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप CA-125 भी करा लीजिएगा ऐसे पेशेंट का, और पेप स्मेयर भी करा लीजिएगा। क्या मैम? और फिर पेप स्मेयर, पैप स्मेयर और CA-125। जी और उसके बाद में जो हम लेखन द्रव्य यूज करते हैं नित्य विरेचन के बाद में, लेखन द्रव्य जैसे बताते हैं जनरली शिला सिंदूर हुआ, ताम्र भस्म हुआ, शंख भस्म हुआ, कव्याद रस हुआ, जी कुबेराक्षादी बट्टी हुआ, है ना। इस तरह के लेखन द्रव्य का यूज करना ही पड़ेगा। लघु वसंत मालती एड ऑन कर सकते हैं, उटकी, काल में, गंडारी, जी मैम। है ना। ये सब चीजें आप अकॉर्डिंगली दीजिए, और उनको बता दीजिए कि प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे कि ये बहुत और इससे आगे ना बढ़े, और फिर वो धीरे धीरे डिजॉल्व होता है। मेरे पास भी ऐसे कई केस चल रहे हैं, सक्सेस मिलती है। तो मैम इस दौरान ये कंसीव कर सकते हैं जैसे अगर कोशिश की जाए तो? सबसे पहले तो क्षेत्र ठीक ट्राई करना करें। पड़ेगा ना, क्षेत्र ठीक करना पड़ेगा ना, जहाँ जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। जब वहाँ इतना इरेगुलर है, वहाँ इतना फाइब्राइड बना है, तो फिर वो इम्प्लांटेशन कहाँ हो पाएगा। तो जी पहले जी फाइब्राइड वगैरह डिजोल्व हो जाएगा, उसके बाद ही आप सोच सकते हैं। जी। मैम कोई इस पे के अलावा आसबा रिस्ट दे सकते हैं कोई और है? कुमारी आसब अगर वगैरह? हाँ हाँ, कुमारी आसब चल सकता है, काल मेघ आसब, कुमारी आसब। और ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो चविका आसब। जी। नहीं मैम, जैसे मेरा पहले फोन आता था मेरे पास बीच में, तो मैंने आयरन तेल का लेपन किया मैं। हाँ, अच्छा किया आपने, तो लेपन आयरन चयन। तेल से हाँ, पेन जो है काफी हद तक आधे पौन घंटे के अंदर रुक पेन। आराम मिलता है। हाँ और क्या कहते हैं, जैसे जो अर्क पत्र है या अरंड पत्र है, इससे इस पे जो है सेक, वो गरम गरम पत्ते लगा के और लेपन करा के नाभि पूर्ण स्थिति करा के, और तो पेन रुक जाता था मैम। वायु का निरोमन हो जाता है ना, इसीलिए। जी। तो मैम इसमें माता उत्तरपाशी देनी चाहिए या भी नहीं चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, मात्रा सच? बस्ती आप दे दीजिए। चित्रग्रंथि कषाय है, पटोल कटुरोहिणी कषाय है, सहचरादि तेल है, दशमूल तेल है, एरंड तेल है। इन सबसे अपना जी मिला के अकॉर्डिंगली देते रहिए। थोड़ा गोमूत्र मिला दीजिएगा, गोमूत्र अर्क। जी 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 मैम। जी थैंक यू मैम। जी सर। ठीक कोई है, दिक्कत प्रवीण है? कश्यप जी कुछ बोलना चाहते हैं? प्रवीण कश्यप जी, आपने हैंड रेज किया है। प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए सर। सर ये मैं पूछ रहा था, ये गोल ब्लेडर स्टोन में सर हम पेशेंट को जल्दी रिकवरी हो उसके लिए खाने के लिए क्या क्या दे सकते हैं सर? पित्त वाले चीजें जो है ना सब बंद करना पड़ेगा। पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा जो है ना वो सारा करना है उसमें। नहीं पथ्य तो सर मैंने आपके वीडियो में सुना था सर, लेकिन पथ्य क्या क्या है सर, हम खाने के लिए क्या क्या दे सकते हैं? आप जैसे खाने में गुलकंद दीजिए, आंवले का मुरब्बा दीजिए, जो पित्त शामक है। जी जी। हाँ, और मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य खाने में, जैसे परवल का सब्जी, करेले का सब्जी, जो पित्त का शमन है। तिक्त रसात्मक या मधुर रसात्मक, मधुर रसात्मक में खीर दे सकते हैं, फिर सेवई दे सकते हैं, हलवा दे सकते हैं। मधुर रसात्मक। सर सेवई दे सकते हैं, मैदे की होती है वो तो। अग्नि अगर अच्छा है तो क्यों नहीं दे सकते हैं। और सर एक चीज और पूछनी थी, ये पेशेंट बोलते हैं ना कि स्टोन वाले, चाहे गैलब्लैडर के हो चाहे किडनी वाले, कि हम तो जी टमाटर खा लेते हैं, ऐसे टमाटर में से बीज निकाल लेते हैं, एकदम एक एक बीज निकल जाता है। तो सर वो क्या ऐसे खा सकते हैं क्या टमाटर? नहीं, टमाटर खट्टा होता है बढ़ाएगा ना, वो तो। अम्ल रसात्मक होता है। टमाटर खाने से तो पित्त बढ़ता है, और हाँ, फिर मैं ये बोलती हूँ तो बोलते हैं कि नहीं मैडम बीज होता है उसमें, तो तो बीज बोलिए हम खाइए, छान के बोलिए निकाल खाइए, देते फिर बार बार आइए और आप हमारे से दवाई लेते रहिए, खुश हैं। ये रहिए। और मतलब बहुत कॉमन अभी इस समय चल रहा है प्रॉब्लम। टोमेटो सॉस तो लोग सब लोग खा रहे हैं आजकल, और इसीलिए सब डायलिसिस वाले भी बोलते हैं कि हम टमाटर का एक एक बीज निकाल करके हम टमाटर खा रहे कोई हैं। बात नहीं, खा तो रहे हैं ना, तो फिर बीमारी भी तो है। सर खीर दे सकते हैं सर इसमें? हाँ, दे सकते हैं ना सर। अच्छा सर ये एक बात और पूछ रहा था सर मैं। दूध भी अगर दे रहे हैं तो अभिसंधि नहीं हो दूध। दूध भी ऐसे नहीं कि दूध लेके और दिन में सो जा रहे हैं।
तो वो पैर दूध कुछ और होगा। कोई भी चीज प्रमाण में सब सही है, ज्यादा नहीं लेना है। मतलब रात को दे सकते हैं सर गाय का दूध? हाँ दे सकते हैं, लेकिन उनका एक्सरसाइज भी चाहिए कि दूध पच जाए। ये सौंठ डाल के दे दें सर तो ठीक हाँ रहेगा सर? हाँ, इलायची, सौंठ, हल्दी। जी, और तो वो सर ये आदित्य सर की जो पेशेंट थी ना डॉक्टर, उनको बस्ती देना बहुत सही रहेगा, क्योंकि वहां पे पूरा रुक्षता बढ़ा हुआ है। तो वहां पे अस्थि पोषकवटी है, प्रवाल पंचामृत है, फिर उसके बाद में शाली षष्टिक पिंड स्वेद है, फिर उसके बाद में वो शीरबल तिल का मात्रा बस्ती बहुत जरूरी है। फिर वहां पे नारसिंह रसायन, गुगुल तिक्ता घृतम, कुछ स्वर्ण कल्प में देना है तो बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, सिद्ध मकर ध्वज ये, और नहीं तो रस कल्प में देना है तो महावात विध्वंसक रस, वात गजांकुश, महायोगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षादि गुगुल, आभा गुगुल, कितने सारा दवाई है उस तरह से देना है। तिक्तक क्षीर बस्ती देना है उनको। तिक्तक क्षीर बस्ती से जो बल्जिंग है ना वो ठीक हो जाएगा। आदित्य जी सर सर, उनको बता दीजिएगा, बस्ती हाँ से सर, ज्यादा फायदा। जी सर, तिक्तशीर बस्ती दे दूंगा। शाली शिस्टिक पिंड स्वेद वो विषकर्मा तेल के साथ दे दूंगा। हाँ और गूगल तिक्त घृतम थोड़ा सा अग्निदीपम के बाद। नारसिंह रसायन, उससे फिर रिजुविनेट होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, नया आता है सब चीज। नारसी रसायन और गुगुल तिक्त घृतम, इससे सब नया नया आएगा, वो पूरा ठीक हो जाएंगे। और उनका वेग का धारण करना, फिर उनका उल्टा पुल्टा खाना पीना, जैसे वो पराठा और वो कुछ तो खा रही थी, पराठा और चाय और नमक अचार, दूध हाँ चाय। वो सब बंद जी करना सर, पड़ेगा। और जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। जी सर। NARSI नारसी ना सर, नारसी रसायन। नारसिंह रसायन, अच्छा, नर्सिंग नरसिंह रसायन। रसायन, नरसिंह रसायन। ओके ओके ओके। ठीक, आप उनके रिपोर्ट्स भेजिए ना, फिर मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। जी सर, मैं भेजता हूँ। ठीक है। आदित्य सर जी मुझे आपसे पूछना है, आप ये सिस्टिक शाली पिंड स्वेद ये बस्ती वगैरह आप कैसे देते हो? मतलब खुद देते हो या कोई रखा है आपने ऐसे? नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि इनको अभी जैसे यहाँ पर है तो आगरा में किसी वैद्य से मिल सकूं, या लखनऊ में किसी हाँ वैद्य। आगरा में है ना अपनी मीनल गुप्ता मैम है ना, वो कर देंगी। हाँ, तो उनके पास मैं भेज दूंगा, मिनल गुप्ता मैम के पास। और इस नहीं टाइप तो से अपनी जो वंदना मैम है कानपुर में, वो कितना अच्छा कर देंगी। जी जी सर, कानपुर में वंदना मैम। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करें। कल हमारे डॉक्टर नवीन जोशी सर का ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगा, तो उनके घर में सब लोग बिजी रहेंगे, तो इसीलिए जूम ऑन करके कौन देगा सुबह 6 बजे। तो इसीलिए कल सुबह का मॉर्निंग सेशन नहीं होगा, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो ठीक हो जाए, कल का डिब्रीचमेंट का सर्जरी अच्छा हो जाए, तो कल सुबह नहीं होगा, शाम को होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग सो जाइए खाना वाना खा के, और थोड़ा खाने के बाद तुरंत नहीं सोना, थोड़ा वॉकिंग करिए फिर सोइए। ठीक है, फिर हम अब कल मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम, गुड नाइट।